प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए खास तैयारियां की हैं। बीजेपी ने इस मौके पर सेवा सप्ताह शुभारंभ किया है, जो 14 से 20 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक की हर एक इकाई में कार्यकर्ता अपने अपने संस्थानों पर सेवा के अलग अलग काम करेंगे। इस बारे में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि चाहे वो अस्पताल में फल वितरण हो, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना हो या रक्तदान जैसे अनेक कार्य हर जगह किए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। आज सुबह से ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य बड़े नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते रहें। मां भारती को गौरवभूषित करते रहें। दीर्घायु रायोग्यस्तु यशस्व भवतु। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी मुबारकबाद देते हुए एक स्पेशल वीडियो शेयर किया है। कंगना रनौत ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। मुझे आपसे कभी बात करने का मौका नहीं मिला, हम जब भी मिले हैं फोटोज के लिए मिले, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये देश आपको बहुत सराहता है। मुझे पता है कि बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जो बहुत सारा शोर है। जितना अनफेयरली आपको ट्रीट किया जाता है, शायद ही किसी को इतना गंदी बातें कही जाती हों, इतना अपमान किया जाता हो, खास की किसी प्रधानमंत्री को तो शायद ही कोई इतने अभद्र शब्द और गलत बातें बोलते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर दीपोत्सव और केक काटकर जन्मदिन मनाया गया, जिसमें डमरू, शंखनाद और दिए जलाए गए। इस कार्यक्रम में मंत्री अनिल राजभर, प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर दियों की जगमगाहट और शंखों की ध्वनि का तोहफा दिया गया। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनके 70वें जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई दी। वाराणसी दाल मंडी क्षेत्र में सुबह से ही मुस्लिम लोगों में अपने सांसद के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर बीजेपी पदाधिकारियों ने मां गंगा की पूजा की और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा का पूजन किया और मां गंगा से पीएम मोदी के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हो गए। मुठभेड़ में सीआरपीएफ अफसर घायल हो गया। बटमालू इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। मंगलवार को कमजोरी महसूस होने पर डॉक्टर की सलाह पर उन्हें कोरोना की जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केंद्रीय मंत्री ने रिपोर्ट आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। नितिन गडकरी 3 दिन पहले ही 14 सितंबर को मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद भी पहुंचे थे। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच बुधवार को मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सभी दलों में आपसी सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक आज 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में भारत चीन सीमा मुद्दे पर बयान देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज पीके शर्मा के जरिए भ्रष्टाचार
और धोखाधड़ी के मामले में अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। राजस्थान के जोधपुर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज पीके शर्मा ने अरुण शौरी के खिलाफ एक्शन लिया है। शौरी पर सरकार द्वारा संचालित होटल की बिक्री में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में आगरा प्रदूषण के मामले में पहले नंबर पर रहा। आगरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। धूल कणों की मात्रा सामान्य से 6 गुनी पाई गई है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सामान्य से 32 गुना ज्यादा रही। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत रविवार को खुल सकती है खुदादिश का राज। दरअसल एम्स के विशेषज्ञों की टीम रविवार को इस बात पर फैसला करेगी कि 14 जून को सुशांत की मौत आत्महत्या थी या फिर उनका कत्ल किया गया था। इसके बाद एम्स के एक विशेष पैनल का काम खत्म हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह मामले में शुरू हुआ विवाद संसद तक पहुंच चुका है। सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में थाली में छेद वाला बयान दिया था। इस पर कंगना रनौत ने बुधवार को भी जवाब दिया। कंगना ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने, मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म में सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा ने युवाओं को ड्रग्स से बचाने के भाजपा सांसद रविकिशन के कथन का समर्थन करते हुए कहा है कि देश की युवा पीढ़ी को ड्रग्स के चंगुल से बचाया जाना जरूरी है। इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं रविकिशन की युवाओं के लिए अच्छी सोच का सम्मान और आदर करती हूँ। युवा ही हमारे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। देश भर में 22 नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए होने वाले क्लैट परीक्षा कैंडिडेट्स घर से भी परीक्षा दे सकते हैं। ये संभव नहीं। एलएलबी करने के बाद एलएलएम के लिए क्लैट देने जा रहे वी गोविंद रमन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि कोरोना को देखते हुए उन्हें क्लैट परीक्षा घर से ही ऑनलाइन देने की छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हिंसा के षड्यंत्रकारियों पर बुधवार को दिल्ली पुलिस ने 17,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हिंसा कराने का षड्यंत्र रचा। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम योगी दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेवा दिवस के मौके पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटेंगे। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में 30 सितंबर को फैसला आएगा। इस मामले की सुनवाई पूरी कर चुके विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव फैसला सुनाएंगे। सभी अभियुक्तों और गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दर्ज कर अदालत ने 1 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र लिखा है। उन्होंने समूह ख और ग की नौकरियों में 5 साल की संविदा नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्र के जरिए देवेंद्र सिंह ने कहा कि ये नई सेवा नियमावली के लागू होने से सरकार और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। इस प्रस्ताव को लेकर आम जनता, खासतौर पर युवा वर्ग में काफी नाराजगी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को पीजीआई लखनऊ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें परिजनों के निवेदन पर डिस्चार्ज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री को गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वो एयर एम्बुलेंस से गाजियाबाद लाए गए थे। महोबा में एसआईटी ने व्यापारी इंद्रकांत के परिवार से करीब 2 घंटे तक मुलाकात की। कई दस्तावेज और ऑडियो क्लिप ने परिजन ने टीम को सौंपे हैं। मामले में एसआईटी ने परिवार को न्याय का भरोसा दिया है।
व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की बीते 8 सितंबर को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालात में महोबा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां से इंद्रकांत त्रिपाठी को कानपुर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान 13 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई थी। इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद हंगामा मच गया और परिजनों की तरफ से एसपी मणिलाल पटीदार पर इल्जाम लगाए गए। खबर महोबा से है, जहां कबरई कस्बे के लोगों ने मृतक व्यापारी इंद्रकांत को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मराठे के हनुमान मंदिर से कबरई थाने तक कैंडल मार्च निकाला। साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष तुलसीदास लोधी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अयोध्या में मस्जिद के साथ आधुनिक अस्पताल बनेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड धन्नीपुर गांव में भी 200 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण करवाएगा। अस्पताल में कुपोषण समेत कई बीमारी का इलाज होगा। कोरोना वायरस बेकाबू है। इन दिनों रोजाना 90,000 से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी 24 घंटे में 1,000 से नीचे नहीं आ रहा है। जारी ताजे आंकड़े के अनुसार देश में कोरोना के 51,18,254 कुल मामले हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 10,09,976 है। पिछले 24 घंटे में 97,894 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार अभी बरकरार है। बुधवार को राज्य में 6337 से नए पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में इससे अधिक 6,476 कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। अब राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,30,265 पर पहुंच चुका है और 2,58,573 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। तो बीते 24 घंटे में 86 और लोगों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड में बुधवार को 1540 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं 9 संक्रमितों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 35,947 हो गई है। इसमें 24,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12,075 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आई है। सरकार के 29 विभाग राजधानी में ऐसे हैं जो महीनों से अपना बिजली बिल जमा नहीं करा रहे हैं। इन विभागों पर 42 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया है। बिजली महकमे द्वारा तमाम पत्राचार के बाद आजकल लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक करीब 29 विभाग पर 1 करोड़ से अधिक बिल बकाया है। बिजली बिल न मिलने से बिजली विभाग आर्थिक संकट में है। बिल जमा करने के लिए विभागों को चिट्ठी भेजी गई है। कन्नौज के मुख्य कोतवाली में आईजी की परीक्षा में पूरी कोतवाली फेल हो गई। आईजी मोहित अग्रवाल ने जब पुलिसकर्मियों से सवाल पूछा तो कोई भी पुलिसकर्मी अपनी बीट नहीं बता पाए। इसके साथ ही पुलिसकर्मी प्रहरी ऐप के बारे में भी नहीं बता पाए। पुलिसकर्मियों के पास अपराधियों के नाम और रिकॉर्ड नहीं मिले। कानपुर में लव जिहाद का शिकार युवती घर से लापता हो गई। परिजनों ने युवती के अपहरण का आरोप लगाया है। इसके साथ ही परिजनों ने धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया है। मामले की आईजी के आदेश पर पुलिस ने 3 टीमों का गठन करके मामला दर्ज किया। तो वहीं अभी तक लव जिहाद मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बागपत के बड़ौत के हिलवाड़ी गांव में प्रधान प्रत्याशी रविंद्र ने विवादित बयान दिया है। वायरल हो रहे वीडियो में ग्राम प्रधान ने चुनाव में 1 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी रविंद्र का कहना है कि 1 करोड़ खर्च करके भी नहीं बना प्रधान तो 35 गांव में कोई नहीं बनेगा प्रधान। गोली के दम पर प्रधान बन जाता है तो 3,000 का तमंचा आता है। कोई भी तमंचा लेकर सड़क पर हत्या कर देगा तो वो प्रधान बन जाएगा। लखनऊ में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कुछ दबंगों पर घर में घुसकर चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है। मामले में महिला की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शाहजहांपुर में कोरोना संक्रमित के इलाज के वक्त पहनने वाली पीपीई किट को झाड़ियों में खुलेआम रास्ते में फेंक दिया गया। कुछ पीपीई काली पन्नी में बंद करके फेंकी गई थी, कुछ पीपीई किट खुले में फेंकी गई थी, जिसकी वीडियो बनाकर स्थानीय एडवोकेट ने वायरल कर दिया
और डीएम से लेकर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को फोन पर सूचना दी, लेकिन उसके बाद भी पीपीई किट हटाई नहीं गई। भारत सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर हर किस्म के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद नेपाल में भी प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा गया है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर एसएसबी और कस्टम ने दर्जनों प्याज से लदे हुए ट्रकों को रोककर वापस लौटा दिया। जौनपुर में छात्र संघ चुनावी रंजिश में दो पक्ष आमने सामने हो गए। लाइन बाजार थाना क्षेत्र से महज 200 मीटर की दूरी पर खरका कॉलोनी तिराहे पर बुधवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्र संघ चुनाव रंजिश में दो पक्ष आमने सामने हो गए और ताबड़तोड़ चली गोली में एक छात्र घायल हो गया। जालौन में 12 साल पहले एक लड़की के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज लड़की के जिंदा होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की के अचानक सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि साल 2008 में लड़की घर के पास से अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद लड़की की मां ने 10 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। प्रयागराज पुलिस ने लूट और चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से 4 किलो चांदी के जेवरात और 150 ग्राम सोने के जेवरात के साथ 15,000 नकदी भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक बरामद जेवरात की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। गैंग सुनसान इलाकों में बने मकानों को अपना निशाना बनाता रहा। पुलिस गिरोह के जुड़े अन्य अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के NH91 पर कार में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। चलती कार से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि युवक गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहा था। महोबा के जैतपुर कस्बे में शॉर्ट सर्किट की वजह से बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 50 से ज्यादा बाइक जलकर खाक हो गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरदोई के पचदेवरा थाना इलाके में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही पति की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने पति के साथ मिलकर लाठी डंडों से पीट कर पति की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में दबंगों ने किसान परिवार को पीट कर लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों की बकरियों को किसान ने फसल खाने से रोका था। किसान ने पुलिस पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। दबंगों ने किसान परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। मामले में किसान परिवार ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके में गेस्ट हाउस मैनेजर ने परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई तो वहीं बच्ची की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है।